बात मेरे दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस को अगर आप गौर करेंगे तो ऐतिहासिक रूप से आप चलिए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के बुद्धा पीरियड, मौर्य काल, और वहां से लेकर के आप लास्ट तक आ जाइए इंडिपेंडेंस, इवन इंडिपेंडेंस के बाद आज तक हमारे रिलेशन अफगानिस्तान से रहे हैं। कभी थोड़ी गर्माहट तो कभी नरमाहट, लेकिन रिश्ते हमारे एक ठीक डायरेक्शन में चले हैं। लेकिन रिसेंटली कुछ लंबे समय से, जब से वहां पे तालिबानी शासन लगभग 2021 के आसपास तालिबान का फिर से यहां पे एंट्री होती है, उसके बाद से थोड़ा सा तनाव की स्थिति रही, बिकॉज इंडिया ने अभी तक तालिबानी गवर्नमेंट को एज एन ऑफिशियल अफगान गवर्नमेंट के रूप में अप्रूवल नहीं दिया है, मान्यता नहीं दी है, रिकॉग्नाइज नहीं किया है। लेकिन फिर भी हमारे वहां के टॉक, जो बातचीत का दौर अभी रिसेंटली शुरू किया गया। आपको एक थोड़ा सा फैक्ट बता देता हूं। हुआ क्या था कि लगभग 1999 में जिस समय पे तालिबानी सरकार पहले हुआ करती थी, तब भारत सरकार के मंत्री लेवल की बात वहां के मंत्री लेवल से हुई थी। अब आप सोचिए 1999 से ये 2025, एक लंबे दौर के बीच में जब तक डेमोक्रेसी रही तब तक सब ठीक चला, लेकिन 21 के बाद में तालिबान आ गया और 25 तक हमारा कोई डायरेक्टली मिनिस्ट्रियल लेवल के ऊपर कोई टॉक नहीं होता था। इसके बीच में हमने जो भी उनको रिसोर्सेज हेल्प चाहिए थी हम वो करते रहे, हमने उसको रोका नहीं। रिसेंटली होता क्या है कि भारत के जो विदेश मंत्री है मिस्टर एस जयशंकर, इनकी टेलीफोन के ऊपर बात होती है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी साहब से। ये चर्चा की जब खबर बाजार में उड़ी, बाजार समझ जाइएगा, तो एक हलचल होना स्वाभाविक था कि अरे यार इनकी क्या बात हुई। बात क्या हुई, बात होने के साथ साथ में हमारे विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, जिनको जिम्मेदारी है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के एरियाज को डील करते हैं, उनकी भी जाकर के सीधे मुलाकात हुई। हमारे जब अधिकारी यहां पे मुलाकात किए तो उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में की, और रिसेंटली जिसका दंश हमने झेला है, ये जो पहलगाम के अंदर अटैक हुआ, उसके बारे में जानकारी दी, बताया भी किस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, किस तरह से हमारे भारत के बेगुनाह लोग मारे गए, किस तरह से भारत की सेनाओं ने मिलकर के पाकिस्तान के कितने ठिकानों पे अटैक किया, और उसको ना ऑपरेशन सिंदूर की सारी डिटेल दी। इसके साथ साथ में ये भी बताया कि भाई हम एक शर्त पे आ चुके हैं कि अगर ये टेररिज्म नहीं रोकेगा तब हम बहुत सारी और एक्टिविटीज हमारी तरफ से एक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे हमने बताया इसको कि कैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी को हमने अभी तक उसको सस्पेंड कर दिया है, और इसके अलावा वीजा वाले इश्यूज के ऊपर बात की। मतलब बहुत सारे डिस्कशंस हमने इनके साथ में किए, इनको बातें सारी हमने बताई। दूसरी बायलिटरल टॉक्स भी हुई। इतना होने के बाद में रशिया को और पाकिस्तान को इस बात की उम्मीद कतई नहीं थी कि तालिबान गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के इस, जिसको हम कह सकते हैं, स्टेप को इतना एंटरटेन करेंगे। ये थोड़ा सा उनके लिए तकलीफ दे हुआ। जैसे ही ये खबर वहां पहुंचती है मेरे दोस्तों, खबर पहुंचते ही चाइना और पाकिस्तान में हलचल मची, और सेम डे साहब तीनों देशों के विदेश मंत्री मुलाकात करने आ जाते हैं। ये तीनों देशों के इशाक डार जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, योंगची, आई थिंक इनका नाम यही है, ये चाइना के विदेश मंत्री हैं, और आपके जो आमिर खान है मुत्ताकी साहब हैं, ये तीनों की मुलाकात हो गई। कारण क्या है सर? आप ये देखेंगे कि जब से यूएसए का जाना हुआ अफगानिस्तान से, तो यूएसए के जाते ही चाइना को वहां पे अच्छा खासा स्पेस मिला, और चाइना पहले भी तालिबान का सपोर्ट कर रहा था। अब होता क्या है कि चाइना की पॉलिसी अनडाउटली तालिबान के फेवर में रही, लेकिन कहीं ना कहीं तालिबान गवर्नमेंट ने चाइना को एक शक की निगाह से देखा है। क्यों ऐसा है, क्या ऐसा है, सारी बात बहुत डिटेल में और बहुत डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिटिक्स के साथ में बात करने वाला हूं। आपको हर चीज बहुत क्लियर होगी। अब दोस्तों आगे क्या होता है भारत के संदर्भ में यदि आप देखेंगे तो जब वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई और हामिद करजई साहब का स्पेशली जो दौर रहा, उसमें भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते काफी अच्छे बने। भारत ने बहुत बड़े लेवल के ऊपर यहां पे हेल्प की, लेकिन रिसेंटली आते आते जो चीजें डाउनफॉल की तरफ जा रही थी, हालिया मुलाकात ने चीजों को फिर से रिस्टोर करने का काम किया। अब यह चीज बहुत सारे देशों को बर्दाश्त नहीं हुई, स्पेशली दो देशों को। अब हम थोड़ा यह समझते हैं कि अफगानिस्तान की जो लोकेशन और जो उसकी पोजीशन है, उसमें कितने देश पहुंच सकते हैं या कितने देशों के लिए वो रिलेवेंट हो सकता है, और फिर हम उसमें से इंडिया को डिफरेंटली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आप मोटा मोटी तौर पे देखें तो अफगानिस्तान के रीजन तक अप्रोच रखने में कौन कौन से देश इंटरेस्टेड होंगे? रशिया हो सकता है, यूएसए, पाकिस्तान,
चाइना और इंडिया, यही वो 5 देश हैं अप्रॉक्स जो थोड़ा इंटरेस्ट यहां रखते हैं। अब वन बाय वन एक एक करके एक एक की पोल खोलने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तालिबान और रशिया की। तालिबान और रशिया का खेल ऐसा है मेरे दोस्तों कि जिस समय पे 1979 से लेके 1989, आप इस लंबे पीरियड में अप्रॉक्स ये लगभग दिसंबर से फरवरी यानी लगभग 9 साल और 2-3 महीने का जो पीरियड था, इस पीरियड में यूएसएसआर उस समय हुआ करता था। यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था और यूएसएसआर का वो अटैक इतने लंबे समय तक चला। उस टाइम को लेकर के अफगानिस्तान इस बात से आशंकित है कि भाई रशिया के ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता। रशिया को वो क्यों एंट्री देगा, क्योंकि जो ऑलरेडी पहले उसको पूरा कब्जा जमाने की कोशिश कर ही चुका है, तो वो उसको दोबारा एंट्री देने में कोई विशेष रुचि ये नहीं दिखाएगा। तो रशिया के साथ की, क्योंकि जिस समय के ऊपर रशिया ने यहां अटैक किया था, एक तरह से पूरा सिविल वॉर यहां क्रिएट हो चुका था। और यहां पे बहुत, और सबसे बड़ी बात, मैं एक और बात बताता हूं, इस एरिया का पूरा इतिहास उठा के देखिए आप अफगानिस्तान का, आप ये पाएंगे कि अफगानिस्तान की इस पूरी हिस्ट्री में ये वो कौम रही है जो कभी गुलामी इसने सहन की ही नहीं। मरना मंजूर समझा है, जान देना मंजूर समझा है, लेकिन गुलामी को कभी गले नहीं लगाया और कोई इनको गुलाम बना भी नहीं सका। पूरा वीडियो जब आप लास्ट तक चलेंगे ना, आपको एक एक परत खुलती जाएगी, समझ में आएगा कि आखिर में वो लोग बने किस मिट्टी के हैं। तो इस कौम ने कभी इनको स्वीकारा नहीं। अब जब इनको भी भगा दिया, यूएसएसआर एक सुपर पावर हुआ करता था, वो शीत युद्ध के दौर की बातें हैं। अब यहां पे जब यूएसएसआर तो टूट गया, लेकिन यूएसएसआर के अवशेष के रूप में रशिया बचा है, तो रशिया पे फेथ हो कैसे? ये इमेज आपको दिखा रही है कि कैसे रशियन टैंक के ऊपर अफगान लड़ाके, अफगान वीर खड़े हैं और अपने दुश्मन को यह खदेड़ चुके हैं। भले ही बहुत बड़ी मात्रा में इनको अपनी जान न्यौछावर अपनी मातृभूमि पे इन लोगों ने कर दी। तो रशिया का तो आप यहां पे मान के चलिए कुछ लेन देना है नहीं। अब रशिया यदि कहीं एंट्री लेता भी हो, कहता भी कि भाई ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो भी कंफ्यूजन की स्थिति में है कि भाई इसके बाद विश्वास करें नहीं करें, यस नो मे बी, मतलब आदमी उलझन में है। आप एक बार सोच के देखिए, ऐसा कुछ हमारी पर्सनल लाइफ में होता तो कि एक फेथ हो जाएगा? नहीं होगा। तो रशिया को हम नहीं मान सकते कि रशिया की एंट्री अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट इजीली एक्सेप्ट करेगी। उसके आगे जब बढ़ते हैं तो उसी का एक पड़ोसी, बिल्कुल अफगानिस्तान का पड़ोसी है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान और तालिबान के बीच में एक अलग तरह की टेंशन है। अब अफगानिस्तान को यह महसूस होता है कि भाई जो पाकिस्तान की सरकार है वो तालिबान गवर्नमेंट को टिकने देना नहीं चाहती। इसके पीछे का रीजन यह है कि ये जो पाकिस्तान है ये बैठा है अमेरिका की गोद में। अमेरिका की गोद में बैठा, भले ही चाइना के साथ में रिलेशंस के ठीक हैं, लेकिन मेजर जिसका झुकाव है वो किसकी तरफ है? अमेरिका की तरफ। और अमेरिका के और अफगानिस्तान स्पेशली तालिबान गवर्नमेंट के बीच में 36 का आंकड़ा है। तो पाकिस्तान की एंट्रेंस इतनी इजी नहीं है। अब वहां पे आप जब कभी इंटरव्यू देखिए तालिबान लड़ाकों का, तो आप ये महसूस करेंगे कि उनको, वो भारत को लाइक कर रहे होते हैं, पाकिस्तान को गाली दे रहे होते हैं। अब कोई मुद्दा उठाएगा कि भाई वो भी मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है, तो ध्यान रखिएगा दुनिया में जो युद्ध हुए हैं उनको दिखाया गया है कि ये इनके बेस में कहीं रिलीजन था। लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा से जो मनी फैक्टर होता है ना, वो बहुत काम करता है। अब मनी फैक्टर वो पावर के कॉन्टेक्स्ट में ले लो तो वो पावर के लिए फाइट है, या तो वो पोस्ट के लिए फाइट है, या तो पैसे के लिए फाइट है। सारी फाइट के पीछे कहीं ना कहीं उद्देश्य जो होता है वो पावर, पोजीशन, पैसा, ये 3 चीजों को लेकर के सारी कहानी रही। अब यहां पे क्या है, पाकिस्तान में मेरे दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन बना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्या है? ये पाकिस्तान इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है। आप कहेंगे जी तहरीके तालिबान पाकिस्तान आतंकवादी संगठन क्यों कह रहा है? बिकॉज वो ये बोलते हैं, कौन? तहरीके तालिबान पाकिस्तान ये कहता है कि ये जो पाकिस्तान है ये असल में मुस्लिम मुल्क है ही नहीं, ये कोई सच्चे मुसलमान है ही नहीं। क्यों नहीं है जी? बोले इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्योरली शरिया के हिसाब से नहीं है, इसको शरीयत के अकॉर्डिंग करेंगे। तो साहब इन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। अब ये जो तालिबान है उस अफगानिस्तान वाले तालिबान की ही एक तरह से सिस्टर ब्रांच है। तो इस बात को लेकर के पाकिस्तान को यह आपत्ति है कि यार ये जो है तालिबान, ये हमारे देश के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। अब यहां पे होता क्या है कि काम वहां से हो रहा है, पाकिस्तान फिर भौंकना शुरू करता है भारत की तरफ कि भाई ये भारत जो है ये काम करवा रहा है। लेकिन हुआ क्या, रिसेंटली भी कुछ अटैक्स हुए और उसी बात को लेकर के जो खैबर पख्तून प्रांत आप सुनते हैं, जिसके बारे में चर्चा करूंगा, वहां तक ये नौबत है कि वो कभी भी एनी टाइम इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज ए पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान तक जा सकता। तो इसलिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सिर्फ मीटिंग करके खुशी मनाने की जरूरत नहीं है कि भाई हमने मीटिंग कर ली तो अब पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए डिप्लोमेटिक लेवल पे मीटिंग तो बहुत देशों से होती है। थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा खुल के ये वो लोग वीडियो देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा।
और वैसे भी कुछ दिन पहले एक मिनट की एक विशेष बात बता देता हूं। कुछ दिन पहले मैंने इंडिया वर्सेस वर्ल्ड वर्सेस मोदी करके वीडियो बनाया। अलग अलग तरह के कमेंट देखो, कोई उसको मेरे को प्रो मोदी बता दिया, कोई मेरे को एंटी मोदी बता दिया, कोई कहता है जी ये तो कांग्रेसी है, कोई कहता है ये तो एंटी कांग्रेसी है। तो आप सोच लो फिर मेरा अस्तित्व तो क्या ही है। हर आदमी अपनी नजर से देखता है। वहां पे पाकिस्तानी भी भौंकने आए बहुत सारे। वो जो पाकिस्तानी वहां अपना कमेंट कर रहे थे, वहां पे फिर मेरे दिमाग में कल परसों मैंने सोचा कि यार एक वीडियो उनको आईना दिखाने के लिए बनाया जाएगा। कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक में बहुत डीप रिसर्च के साथ में उनके ढंग से कपड़े उतारे जाएंगे, उनको उनकी औकात याद दिलाएंगे 1947 से 2025 तक तुम कहां से कहां हो और हम कहां से कहां हैं, तो उनकी रियल औकात बताएंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा। अब दोस्तों क्या होता है, ये खैबर पख्तून की तो फाइट हो रही है। अभी रिसेंटली यहां पे क्या हुआ था, हमले भी कर दिए थे। वो तालिबान के जो सैनिक, कौन से तालिबान, अफगानिस्तान में, वो एंट्री करके इनके सैनिकों को मार रहे हैं। तो लड़ाई झगड़े का माहौल है, कोई विशेष है नहीं। दूसरी चीज, पाकिस्तान का अमेरिका का जुड़वा भाई बन के जीना। तो अमेरिका तो फूटी आंख ना सुआ है अफगानिस्तान को, क्यों नहीं सुआ है वो आगे बात करेंगे। तीसरा देश जो है वो आता है बगल में, चाइना। चाइना को लेके तालिबान थोड़ा सा लिबरल फील कर सकता है। वो इसलिए कर सकता है बिकॉज पहले भी चाइना ने उनको सपोर्ट किया है। लेकिन बात यह है कि चाइना की जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन की पॉलिसी है, वो हर देश दुनिया का वाकिफ है कि ये कभी भी हमारी जगह को हड़प सकता है और उसको एक शक की निगाह से देखा जाता है। वैसे देखिए, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशनल इंटरेस्ट मायने रखते हैं, राष्ट्रीय हित। और राष्ट्रीय हित ना कभी भी स्थिर नहीं होते हैं, वो टाइम के हिसाब से चेंज होते हैं। तो हो सकता है चाइना का क्या मूड है, क्या नहीं है, किस एंगल से वो देख रहा है, लेकिन हां, चाइना का ये मूड तो पक्का है कि इंडिया यहां पे एंट्री ना ले और इंडिया के लिए ब्लॉक या एक बैरियर क्रिएट किया जाए। लेकिन इसमें चाइना सक्सेस नहीं होगा। क्यों, वो अभी बात कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, जब यहां पर बात आई कि साहब चाइना का आपका ये वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव आपको अच्छे से पता है। चाइना पूरी दुनिया को एक नजर से देखता है कि भाई जिस तरह से सिल्क रूट किसी समय पे हुआ करता था, वैसे ट्रेड रूट बना दिए जाएं। वो चाहे रोडवेज यानी हाईवे के रूप में हो, चाहे तो वो सी रूट हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो उसकी चाहत ये भी है कि अफगानिस्तान को भी इस सिल्क रूट, सॉरी जो ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसमें शामिल किया जाए। तो वो एक तरह से अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए ठीक है। लेकिन सर प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब वो ये देखता है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के थ्रू बालूचिस्तान प्रांत वाला जो एरिया है पूरा, उसको किस हद तक अपने कब्जे में वो ले चुका है और कैसे वहां की जनता विद्रोह करके हर दिन उन चाइनीज सैनिकों की हत्या करती है। वहां के बलोच जो लड़ाके हैं वो लोग अपनी आजादी की फाइट उन लोगों से कर रहे हैं। तो अफगानों को अच्छे से पता भी गुलामी तो सहन करेंगे नहीं। अब जो गुलामी सहन नहीं करेंगे तो चाइना को एकाएक अपने देश में एंट्री देना कोई सहज बात नहीं है। चलिए अगर वो ये भी एक हर्डल या ये बैरियर भी चाइना क्रॉस कर लेता है, तब क्या होगा? चाइना की सर एक चीज और इसकी इसी पीछे बताता हूं। हाँ क्या सर, कि इसके ऊपर डिटेल में आगे और बात करूंगा। लेकिन एक समय पे चाइना के इशारे पे पाकिस्तान ने भारत को कह दिया कि भाई सुनो, आप जो हमारे पास यहां आते हो ग्वादर पोर्ट पे और यहां से सीधे आप काबुल को जाते हो, अब आपको हम हमारे यहां एंट्री नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि भाई हम अफगानिस्तान के अंदर फूड पहुंचा रहे हैं, हम वैक्सीन पहुंचा रहे हैं, हम उनके लिए कपड़े तक गए हैं, यहां से सीमेंट गई है, जो उनको चाहिए था भारत सरकार ने सब कुछ प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, जैसे कि वो हमारा ही एक परिवार का हिस्सा है। और निश्चित रूप से अफगानिस्तान की जनता भारत को और भारत की जनता अफगानिस्तान को अपना एक परिवार के हिस्से के रूप में देखते हैं। तो था क्या, कोई बड़ा इशू नहीं था। सिर्फ 50-100 किलोमीटर एक्स्ट्रा हमको चलना पड़ा, हम आ गए। ईरान को बोला, ईरान ने चाबहार पोर्ट हमारे लिए बोल दे, चाबहार पोर्ट पे आ जाओ, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्वादर पोर्ट है, इसको चाइना ने, आपको याद होगा स्ट्रिंग ऑफ पल्स की एक थ्योरी कभी पढ़ी होगी, समझी होगी कि कैसे चाइना भारत को सब तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो उसी के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड थ्योरी भारत ने निकाली। अब नेकलेस ऑफ डायमंड थ्योरी के का ही एक हिस्सा है ये। तो हमने क्या किया, यहां से एंट्री लेकर के चले गए काबुल। लेकिन जो लक्ष्य था वो तो हमने पूरा किया। तो कुल मिलाकर के रास्ते को 2 फुट बंद कर लोगे तो पानी तो तीसरे फुट से निकल जाएगा। तो कुछ बड़ा इन्होंने उखाड़ा नहीं। तो इससे क्या हुआ, अफगानिस्तान के लोगों की नजर में पाकिस्तान और चीन की छवि गिरी और भारत की छवि ने उत्थान लिया। दूसरी चीज, ईरान के साथ में भी अफगानिस्तान के संबंध और मजबूत हुए। इस बात को भी समझिएगा। जबकि अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के साथ देने वाला सऊदी अरेबिया ईरान का कट्टर दुश्मन है, क्योंकि ये शिया बाहुल्य है, ये सुन्नी बाहुल्य। तो ये फाइट है, लेकिन इन दोनों का रिलेशन जस्ट बिकॉज इंडिया को हेल्प करने की वजह से ठीक हुआ। तो
एक नया इक्वेशन बना, तो इसकी वजह से भी चाइना को हर्डल यहां होगा। अब दूसरी बात, चाइना और रशिया के जो रिलेशन स्मूथ हैं, बिकॉज दोनों कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से आते हैं, तो ये रशिया को देखते हुए भी एक कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, अब सर इसके आगे जब बढ़े तब हम पाते हैं कि भाई अफगानिस्तान का, तालिबान का रशिया से तो कोई मतलब है ही नहीं। अब बात आओ अमेरिका पे, तो अमेरिका के बारे में तो मेरे को शायद क्या बोलूं मैं आपको, आप तो समझ ही गए होंगे अमेरिका के बारे में वो क्या ही सोचते होंगे। अमेरिका की कहानी की अगर शुरुआत की जाए मेरे दोस्तों, तो सिर्फ लोकतंत्र को स्थापित करने के नाम पे, पिछला भी वीडियो मैंने इसका बनाया था, अमेरिका की एक्टिविटीज देख लीजिएगा, आई बटन में मैंने पिन कर दिया है, किस तरह से ये अपनी एक्टिविटीज को चलाता है, कैसा ये प्रोपेगेंडा खेलता है, क्या ये, तो समझ में सब आ जाएगा। तो लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के नाम पे जब मेरे दोस्तों ये एंट्री ली अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान को इसने बहुत हद तक तबाह किया और नाटो की पावर का नेगेटिव इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल इसने यहां पे किया, और बहुत हद तक वहां के लोगों के अंदर ये सेंटिमेंट, ये भाव क्रिएट हो गए कि भाई अमेरिका हमारे खिलाफ है। अब आप एक बात सोचिए, आप उस देश को कब्जा करने जा रहे थे, वहां पे आप लोकतंत्र लाना चाह रहे थे कि वो शायद उस चीज के लिए बने ही नहीं है। आप कहेंगे सर वो तो गलत बात है, डेमोक्रेसी, सुनिए सर एक बात को, सबकी अपनी अपनी फितरत है, हर सोसाइटी का अपना एक लिविंग कल्चर है, उनका एक अपना थॉट प्रोसेस है, उनको उनके हिसाब से चलने की छूट होनी चाहिए। तो अगर वहां डेमोक्रेटिक वैल्यूज को नहीं मान्यता है, तो जो वो चाहते हैं वो होने दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने बम बरसाए, अमेरिका ने यहां पे टेररिज्म को खत्म कर, और कब, जब 26/11 वहां हुआ, उसके बाद में इसको समझ आया था व्हाट इज गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, ये वो लोग हैं ना, गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म। तो सब एंट्री कर गया, तबाही मचाई बहुत बुरी तरीके से वहां पे, किसी को, क्या औरत, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सबके साथ में यहां पे दुर्व्यवहार हुआ। तो अमेरिका की छवि तो जो मटिया मेट यहां हुई है वो कोई कल्पना कर ही नहीं सकता। एक छोटा सा ये जो कार्टून है वो आपको बहुत अच्छा सा बताएगा कार्टून क्या कह रहा है। अमेरिका एंट्री लेके बोल रहा है वी आर गुड इफ यू आर गुड, मतलब तालिबान को बोल रहा है वी आर गुड इफ यू आर गुड, हम भी अच्छे अगर आप अच्छे हो। मतलब हम यहां पे, मतलब कुल मिला के अमेरिका की वो छवि है, दैट मींस ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस। आपका कोई स्ट्रेट एजेंडा नहीं है, सेक्रीफाइस। लेकिन यहां क्या क्या दिया जा रहा है, अफगानिस्तान पीस एग्रीमेंट, शांति कर लेते हैं भैया, हमसे ना हो पाएगा, हमें अब यहां से निकलना पड़ेगा। और अल्टीमेटली भाई अफगानों ने क्या किया, बिठा करके इनको विदा कर दिया। बोल रहा है साहब मॉडर्नाइजेशन करेंगे, मॉडरेशन करो, वुमेन्स को राइट दो, ये सारे चीखते चिल्लाते रहेगा, टर्म्स एंड कंडीशन। और अफगानिस्तान ने इनको हवाई जहाज में बैठा दिया, विदा कर दिया, और नाउ अफगानिस्तान इज ओपन। फिर से वो लोग अपने ही इलाके में, अपने मादरे वतन में अपने तरह से शासन करने को फ्री हो गए। ठीक है, ये बात रही अमेरिका की। अब आप बात सोचिए कि जब वहां से हमने चाइना को देख लिया, पाकिस्तान को देख लिया, रशिया को देख लिया, और उसके बाद में अमेरिका को देख लिया, चारों के साथ में यहां एंट्रेंस की संभावना ना के बराबर है। एंट्रेंस का मतलब किसी देश के साथ में बेहतर संबंध बनाने की कंडीशन। लेकिन यहां पे ये इशाक डार, और ये इनका नाम तो मैं भूल ही गया, चाइनीज की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और आमिर मुत्ताकी, ये जो तीनों के मिले हैं, जो मीटिंग करी है, चाय नाश्ता हुआ है अनडाउटली, बहुत बढ़िया बात है। पर इसका परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम की तरफ बढ़े तो अभी 5वां देश पे आ जाओ सर। यहां पे मोदी जी, जयशंकर साहब और हमारे जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल साहब की तस्वीर आपके सामने है। ये 3 जो लोग बैठे, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर तो फाइनल डिसीजन मेकर हैं, फॉरेन मिनिस्टर इतने एक्सपर्ट हैं कि उनका काम बड़ा मजबूत है, और इनके बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं बचती है। हुआ क्या सर, भारत और अफगानिस्तान, इवन आप ये समझ, जब से यहां डेमोक्रेसी आई है, जब से हामिद करजई की या डेमोक्रेटिक पार्टीज की एंट्री हुई है, भारत ने न सिर्फ अभी मोदी जी के शासन से, इवन अटल जी के शासन में, अटल जी के बाद में मनमोहन सिंह साहब के 2 शासन, और उसके बाद में मोदी जी के दूसरा शासन, तीसरा कंटिन्यू है, इन सभी प्रोसेस में हमने अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। चाहे वहां पे एजुकेशन का मैटर हो, चाहे वहां पे मेडिसिन की बात हो, बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन हम वहां पे भेजे, वहां पे लोगों के लिए जो फूड जो है, सामग्री, क्या लिखा सर, गिव फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू पीपल ऑफ अफगानिस्तान फॉर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ काबुल। मेरे दोस्तों, काबुल के अंदर हमने एक सेंटर ओपन किया, नाम क्या है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ चाइल्ड हेल्थ। तो कुल मिलाकर के भारत ने वो काम किए, मैंने जो शुरुआत में क्या कहा था कि जो काम गोली से ना हो सका वो काम बोली से हुआ, जो काम रण से ना हो सका वो काम रणनीति से हुआ। और यही बहुत बड़ी जीत जिसमें हमने
बाकी देश, चाहे रशिया कह लो चाहे ये कह लो, इन्होंने क्या पैसा नहीं खर्च किया, लेकिन हम कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे थे, वो डिस्ट्रक्टिव कर रहे थे। ठीक है, तो उसकी वजह से कि इमेज का फर्क पड़ गया। और ये क्रम आज भी जारी है, ट्रकों के ट्रक हम अफगानिस्तान के हमारे भाई बहनों के लिए मदद भेज रहे हैं, और ये कोई एहसान नहीं है, ये जिम्मेदारी है, ये नैतिकता है जो भारत उनको अपना मानता है और वो भारत के प्रति प्रेम रखते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, बस अब एक हमारी इच्छा ये है, पर्सनल मैं मेरा ओपिनियन बताता हूं। देखिए, हमें ना बहुत आदर्शवाद में जीने की आदत छोड़नी पड़ेगी। आप अगर बहुत ज्यादा आइडियलिज्म को फोकस करके जीने लगोगे तो आपको तकलीफ आएगी, जैसे रिसेंट टाइम में आ रही है। इशारा मेरे ख्याल में समझ गए होंगे, और आई बटन में जो वीडियो आ रहा है इसको जरूर देखना, ये आपको और क्लियर करेगा कि हम किस तरह की तकलीफ फेस कर रहे हैं। तो हमें ना अभी जो आज 2021 से 2025 तो आ चुका है, हमें गवर्नमेंट को मान्यता देनी चाहिए, लेकिन भारत डरता है कि भाई हम तालिबान को अगर मान्यता दे देंगे तो वहां पे वो लोग जो डेमोक्रेसी को चाहते हैं वो भारत के खिलाफ हो जाएंगे। आप एक बात को समझिए, जिस समय पे वहां पे गवर्नमेंट, आपको उम्मीद है कि वहां डेमोक्रेसी फिर कभी आएगी? इतना बड़ा युद्ध करके, जो कौम खुद के इतने बड़े सेक्रीफाइस करके डेमोक्रेसी को हटाया है उन्होंने, जो वहां पे अमेरिका को भगा चुके हैं, डू यू थिंक कि वो डेमोक्रेसी का फिर से वेलकम करेंगे? तो जब पता है कि वो नहीं, वो जब तुझे पता था तो भाई क्यों? आपको इनको मान्यता देनी चाहिए। और आश्चर्य की बात देखिए, चाइना ने भी अभी तक अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को ऑफिशियल, यानी जो तालिबान गवर्नमेंट को एज एन ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान के रूप में मान्यता नहीं दी है। भारत को देनी चाहिए। इनको अपना दूतावास को भी जो है दिल्ली में, उसको संभालने के लिए बोला है, भाई आ जाओ थोड़ा संभाल लो उसको, बट ऑफिशियल मान्यता नहीं है। खैर, अब मेरे दोस्तों, ये जो ग्वादर पोर्ट वाला सीन मैंने आपको बताया था, काबुल तक हम पहुंचे, इन सब चीजों ने हम जब इन्होंने मना किया तो हम दूसरे रास्ते चले गए, और वो भी मना करते तो हवाई रास्ते से चले जाते। रास्ते तो सर कुछ ना कुछ होते ही होते हैं। अब यहां क्या होता है मेरे दोस्तों, एक ये चीज बड़ी जबरदस्त, बहुत शानदार, क्रिकेट मैचेस में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, चाहे पाकिस्तान, तो भारत का जो बंदा खड़ा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में से चाह रहा है यार अफगानिस्तान जीत जाए। भारत का और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो अफगानिस्तान वाला सोचता है कि यार भारत जीत जाए। और फाइनली जब भारत और अफगानिस्तान का मैच होता है तो जनता ये सोचती है कि कोई भी जीत जाए। आप इससे बड़ी क्या बात लेंगे मेरे दोस्तों क्रिकेट के अंदर, क्योंकि क्रिकेट ये क्या है, ये भी सर डिप्लोमेसी के हिस्से होते हैं और ये बहुत सक्सेसफुल है। हाल ही में कुछ दिनों पहले अमूल ने, जो कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल जो हमारा ब्रांड है, उसने स्पॉन्सर किया है अफगानिस्तान के क्रिकेट को। और अफगानिस्तान में हम बहुत कुछ एडिशनल, यहां का संसद हमने बना के दिया, भले वो अब काम में नहीं आ रहा लेकिन किसी तो काम आएगा। बिल्डिंग तो इनको दी है हमने, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया, यहां के संसद बनाने का काम किया। मोदी जी इसका उद्घाटन करने के लिए गए थे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और प्रोजेक्ट आप स्क्रीन के ऊपर हेल्पिंग हैंड में, अफगानिस्तान के लिए हमने हमारे खजाने खोल दिए थे। आप देखिए, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम जो बनाया गया, इंडिया अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम बनाया, हमें बहुत बड़ा यहां पे बांध बनाया है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट से कुल मिलाकर के सारी कहानी सॉफ्ट पावर की है सर। आप सॉफ्ट पावर के थ्रू क्या नहीं कर सकते। आज अमेरिका ने पूरी दुनिया को अंगुली पे नचाने का काम किया अपनी एक सॉफ्ट पावर की वजह से। आप कहेंगे अटैक भी किया, अटैक किए वो तो सेकंड पार्ट है। आज अमेरिका की सॉफ्ट पावर की एंट्री कहां नहीं है। जो YouTube आप यूज कर रहे हैं ये उसी का सॉफ्ट पावर है। जो आप मैकडी देखते हैं, जिसका बर्गर आपको पसंद आता है, वो वहीं का है। जिस फोन के पीछे आप पागल हैं, ठीक है, समझ गए कहां से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। आपका फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, क्या लेंगे, कौन सा बड़ा ब्रांड लेंगे, कहां से आ रहा है, ये सारे सॉफ्ट पावर है सर। तो इंडिया ने सॉफ्ट पावर का ऐसा म्यूजिक बजाया कि अब पड़ोसी को अपना बना दिया। लेकिन ये जो दो पड़ोसी हैं, इन दोनों की अपनी म्यूजिक है, उनको ये म्यूजिक समझ में नहीं आता, तो उनकी अलग कहानी चल रही है। तो सर इनका चिढ़ना, इनका तपन में रहना, इनका तकलीफ में रहना स्वाभाविक है। रीजन ये है कि तीनों देश, चाहे ये पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, अपनी अपनी रणनीतियों में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके अफगानिस्तान को अपने फेवर में रखा जाए। तो ये जो जितना डिटेल एक्सप्लेन मैंने किया, ये चीज अब आपको समझा तो चुका होगा कि भारत इसमें एडवांटेज क्यों लेके बैठा है। पाकिस्तान की तो हवा भी नहीं है सर, पाकिस्तान तो उम्मीद छोड़ दे, क्योंकि पाकिस्तान की तो बताता हूं क्या यहां होने वाला है। वो चाइना की भी विशेष कोई संभावना यहां बनने वाली नहीं है, क्योंकि चाइना की जो बेसिकली इनकी टेंडेंसी है, उसका ये कई देशों को शिकार जो बनाया है। तो अफगानिस्तान शुरुआत में जब ये अपने पैर खड़ा हो रहा है, ये रिस्क नहीं लेगा। अब मेरे दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे अफगानिस्तान की बॉर्डर आती है, ये पाकिस्तान का वो हिस्सा है
जो कभी भी किसी भी सेकंड कभी भी खबर आ सकती है कि पाकिस्तान सेपरेट हो चुका है। ये हिस्सा आप जो देख रहे हैं ये बलोचिस्तान, ये है हमारा इसका जिसको खैबर पख्तूनवा जिसको बोलते हैं। तो यहां पे दो प्रांत आते हैं, ये खैबर पख्तूनवा नीचे वाला बलूचिस्तान का हिस्सा है। ये अफगानिस्तान से बॉर्डर लगाता सर खैबर पख्तून। ये खैबर पख्तून का पूरी पूरी कहानी आप ये समझो कि रावलपिंडी को सबसे टेंशन इसी बात की है कि ये एरिया अफगानिस्तान किसी भी सेकंड अपने अंडर में कर सकता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात पाकिस्तान के सांसद उनकी पार्लियामेंट में कह रहे हैं। अभी आपको दर्शन कराते हैं उनके। खैबर पख्तून में आंदोलन हो रहे हैं सर पाकिस्तान के अगेंस्ट में, लोगों के ऊपर जुल्म पाकिस्तान भयंकर तरीके से डाल रहा है। और रही बात इस एरिया की, अब इस मैप में देख लो सर, वर्ल्ड मैप में लगभग यहां आता है। अब आप इस नक्शे में अगर देखोगे तो पाकिस्तान का अप्रोक्स 40% तो सर ये हिस्सा ही है, 40% कौन सा, केवल बलोचिस्तान का। उसके साथ में अगर ये बचा हुआ देखोगे हिस्सा ये वाला, ये आपके खैबर पख्तूनवा आ गया सर, खैबर पख्तूनवा। इसको छोड़ने के बाद में बचेगा क्या, बिकॉज 40% तो यही है। अब बचा हुआ हिस्सा समझ लो दो इंडिया में राजस्थान, ऐसे दो राजस्थान जितना बचेगा, ये निकाल दोगे तो कुछ नहीं बचना यहां पे। तो ये अफगानिस्तान के करीब हो रहा है और ये तो अपनी आजादी का नारा बुलंदी कर चुका है, खुद की आजादी डिक्लेयर कर चुके हैं और भारत सरकार से डिमांड भी कर चुके हैं कि भाई हमें हमारी एम्बेसी खोलने की इजाजत दिल्ली में दी जाए। और भारत सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये काम करे। रीजन क्या है, क्योंकि हम अब एक बहुत ज्यादा जिसको हम क्या कह सकते हैं ना कि आइडियलिज्म की तरफ अपना रहे हैं। प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए। दुनिया में जिन देशों ने अपने ठोस डिसीजन लिए हैं, इंडिया ने भी लिए हैं। और ये एक वीडियो आपके सामने दिख रहा है, इसमें जाके देखिए कौन कौन से ठोस डिसीजन हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने लिए थे। डिसीजन अटल जी ने भी लिए हैं, डिसीजन नेहरू जी ने भी लिए हैं, शास्त्री जी ने भी लिए हैं, मोदी जी ने भी लिए हैं, मनमोहन साहब ने भी लिए हैं। तो अब हमें जरूरत है कि पहली मार पाकिस्तान पे हो जाए, अब बलूचिस्तान को मान्यता दे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी, मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं है, कमेंट बॉक्स में प्लीज आप बता देना, उस समय पे लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त की आजादी की बधाई बलूचिस्तान के नागरिकों को उस दिन दी गई थी और बड़े हलचल मची थी उस दिन, आपको भी याद हो तो ये सर, ये बलूचिस्तान की आजादी के नारे हैं बुलंद, ये है वो महाशय। ये अंकल ने बोला पाकिस्तान की संसद में खड़ा होकर कि पाकिस्तान की सेना और पुलिस का किसी भी तरह का कंट्रोल जो है वो अब खैबर पख्तून पे और बलूचिस्तान पे नहीं है। और लाइन थी कि बचा सको तो बचा लो। तो भैया बचा सको तो बचा लो। हाँ, इनको कोई खतरा नहीं है, इनका एरिया सेफ है, लेकिन बलूचिस्तान और खैबर पख्तून डाउट में है। तो ये लोग सोचे भाई हम जाकर के अफगानिस्तान से इंडिया का रिलेशन, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और अभी तो वीडियो जो मैं बनाऊंगा पाकिस्तान पे वो इनको अच्छे से और देखना चाहिए होगा। और जो हमारे बलोच भाई हैं, बलोच भाइयों का भारत के प्रति प्यार आज से नहीं है, बलोचों का बहुत पहले से है। कुछ ऐतिहासिक गलती अगर भारत की तरफ से कभी ना हुई होती ना, तो आज इनकी स्थिति कुछ और होती। लेकिन समय की बात होती, अपने अपने निर्णय की बात होती, क्या डिसीजन किस समय लिया जाता है उसके ऊपर अब ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है। और यहां पे ये तो इंसिडेंट पता ही होगा, हमारे बलोच लिबरेशन आर्मी जो बलोच भाइयों ने ट्रेन को हाईजैक किया था और क्या पाकिस्तान की नाक में नकेल डाल दी थी, उनको इनकी औकात दिखाई थी। तो कुल मिला करके हो ये रहा है कि जो हमारे जेम्स बॉन्ड भाई साहब हैं, हमारे अजीत डोवाल साहब, इनकी जो बहुत ही शानदार जो इसको क्या कह सकते हैं डिप्लोमेटिक अप्रोच है, इनकी नजर। दूसरे हमारे जो डायमंड है वो हमारे एस जयशंकर साहब हैं। ये लोग प्लस प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व भारत को एक अच्छी दिशा की तरफ लेके जाए, ऐसी हमें अपेक्षा है और जा भी रहे हैं। लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ में जैसे जिसको जिस चीज से सेटल किया जाए उसको सेटल करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक यदि पड़ोसियों का नाराजगी भारत को झेलने को मिलेगी तो वो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत नेगेटिव सिद्ध हो सकती है। फिर वो चाहे नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, क्योंकि बांग्लादेश में भी हलचल हो चुकी है। कल वीडियो बांग्लादेश पे आने वाला है। बांग्लादेश में कुछ बहुत स्थिर नहीं है। तो भारत की भी पोजीशन है कि अपना एक स्टैंड क्लियर करे और एक जिसको कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉलिसी नहीं हो सकती कि भाई एक यूनिफॉर्मिटी, हम यूनिफॉर्म पॉलिसी बना ली, सबके ऊपर एक लाठी से सबको नहीं हाँका जा सकता। जो जिससे सेटल हो उसको उस तरीके से सेटल करें, ठीक है। तो वो अगर पॉलिसी हम अपनाते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल रहते हैं, यथार्थवाद रियलिज्म को फॉलो करते हैं, तो इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत शार्प जाएगी और भारत इस पूरे एरिया के अंदर डोमिनेंस डेवलप कर सकता है। क्यों बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि भारत डेमोक्रेटिक नेशन है, दुनिया को विश्वास है कि भारत कभी दूसरे का नुकसान नहीं करेगा।